आज मैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका जीवन की इकाई। इस से ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है और हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं आपको ये चैप्टर वेरी इजी वे में। सो ये आप बेसिकली हम यहाँ पे सेल के बारे में जानेंगे, सेल क्या होता है। ठीक है, तो सेल जो होता है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स कि ये क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है कि जो भी बहुत से अति सूक्ष्म जीवों को छोड़ के जो भी जीवधारी हैं यानी कि ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हैं। लाइक वी, हम भी क्या है, बहुत सारी सेल्स से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, सो ये आपको पता ही होगा, हम बहुत सारी सेल्स से मिलके बने हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। जीवों की सभी जैव क्रियाएं कहाँ होती हैं, सेल्स के अंदर ही होती हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ही क्या है हमारी बॉडी की, वो सेल ही है। सेल जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सॉरी, वो होते हैं दो टाइप के। एक होता है यूनिसेलुलर एंड दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब होता है जो सिंगल सेल्स के बने होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सिंगल सेल्स के बने हुए हैं, एक कोशिका के बने हुए होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर जैसे हम लोग, मैन, काउ, एनिमल्स, या आप और कोई आर्थ्रोपोडा में से देख लीजिए, आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स को देख लीजिए, वो सब क्या है, वो भी मल्टी सेलुलर से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, वो सब क्या है, मल्टी सेलुलर से मिलके बने हैं, उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, सेल्स जो होती हैं वो दो टाइप, मतलब सेल्स जो होती हैं, एक तो प्लांट सेल होती है और एक होती है एनिमल सेल्स। ठीक है, ये आपको सेल्स के टाइप दिखाए गए हैं कि किस किस में क्या क्या पाया जाता है, ये हम अभी पढ़ेंगे जब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आपको प्लांट सेल दिखाया हुआ है और ये एनिमल सेल दिखाया हुआ है। ये आपको प्लांट एंड ये एनिमल सेल की आरबीसीज दिखाई गई हैं आपको। ठीक है, प्लांट सेल है, हम ये अभी रुक एक मिनट, हम ये प्लांट सेल्स के बारे में, ये आपको प्लांट सेल्स दिया हुआ है। देखो, ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ सेल्स, कि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए। एक सपोज एक रूम है, रूम बेसिकली बना किससे होता है, ईंटों से बना होता है। ठीक है, हर एक वॉल में बहुत सारी ईंटें हैं, ईंट्स हैं, तो उनसे मिलकर एक वॉल तैयार होती। तो वैसे ही एक बॉडी जो तैयार होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये मैंने अभी आपको बताया कि सेल जो है हमारी बॉडी की, हमारी लाइफ की बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। जब हम सेल की स्टडी करते हैं, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। ये याद रखिएगा कि स्टडी ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं, साइटोलॉजी। साइटो से सेल्स हो जाएगा। सेल वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक एट डेड कॉक इन स्लाइज। तो अगर आपसे पूछा, वैसे अगर आपसे पूछा सेल्स की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द सेल, तो वो आपको कहेंगे कि रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, लेकिन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, उन्होंने देखा था ये कॉर्क के अंदर, उसको देखा था उन्होंने। ठीक है, बहुत सारे सेल्स उन्होंने उन्होंने उन कोशिकाओं यानी कि कोष्ठकों को ना सेल का नाम दे दिया था। ठीक है, फिर फर्स्ट लिविंग ऑब्जर्व, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा था, जो डिस्कवर किया गया था, वो एवी ल्यूवेन हॉक ने किया था। किसने किया था, एवी ल्यूवेन हॉक ने। ये बात इतना आई होप आपको समझ में आई हो। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ सब, कि सेल बेसिकली क्या है। सेल जो है इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना है। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें सेल्स नहीं हो। सेल में ही सारी एक्टिविटीज़ होती है, आपका मेटाबॉलिज्म सारे सेल्स में होता है, ग्रोथ आपकी सेल्स में होती है। सो बेसिक स्ट्रक्चर ही सेल है। सेल जो होती हैं वो प्लांट में प्लांट सेल्स एंड एनिमल्स अलग अलग, उनमें डिफरेंस देखेंगे क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। यूनी मतलब एक सेल का बना, मल्टी मतलब दो सेल के बने, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आया हो। अब मैंने आपको बताया था कि सेल की स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, वो होती साइटोलॉजी। सेल की स्ट्रक्चर जो होती है वो साइटोलॉजी कहलाती है। रॉबर्ट हुक ने उनको देखा था डेड कॉर्क्स में। और अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें कि लिविंग सेल्स में सबसे पहले किसने देखा था, तो ल्यूविन हॉक ने देखा था। आई होप इतना आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब हम देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है। दो साइंटिस्ट हुआ करते थे, श्लीडन एंड श्वान। श्लीडन एंड श्वान बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट, इन्होंने एक थ्योरी दी थी कि इन्होंने एक थ्योरी प्रस्तुत की थी कि जिनके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, अथवा जो जीव होते हैं वो कोशिका और कोशिकाओं के बने होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल्स के बने हुए होते हैं। इनका मेन ये था, ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, ठीक है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब क्या है, ये हमें जानना है कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। मतलब उस जो पहले वाली कोशिकाएं होती हैं वही नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये एक था, ये एक है। अगर हम देखें, ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आया हो। ये इनकी सेल थ्योरी के बारे में था। वायरसेस आर एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी। वो इस पर अमल नहीं करते हैं, वायरस एक एक्सेप्शन है कि वो जो होते हैं आपको पता है उनकी बॉडी जो होती है वो प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल से बनी होती है। और जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाते हैं तो वो क्या करने लगते हैं, अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ठीक है, उनमें जीवन के अन्य लक्षण जैसे ये सब भी नहीं, मतलब कोशिका नहीं मिलती उनमें, सेल द्रव्य ऑर्गेनल्स श्वसन पोषण आदि नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। अब हम देखेंगे सेल। यही मैंने ऑर्गेनिज्म बताया था कि यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में देख लेते हैं कि आपको ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं। देखो यूनिसेलुलर दिखाए हैं जो एक सेल से मिलके बने हुए हैं, उनको हम प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनको हम यूकैरियोटिक्स कह सकते हैं। लाइक पैरामीशियम, अमीबा, ये सब अभी हम ये पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं कि यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है। देखो सेल नंबर जो होती है वो याद रखना कि यूनी का मतलब एक, तो मल्टी का मतलब बहुत सारा। तो एक सेल का बना है। फंक्शन क्या है, फंक्शन दोनों में सेम ही होते हैं। फंक्शन वो एक सेल ही काम करती है सारा, बट मल्टी सेलुलर में डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे मान लो एक आदमी है वो सारा काम कर रहा है घर में। अब घर में अलग, मतलब घर में जॉइंट फैमिली है तो हमने सबको एक काम बांट दिया है कि आपको ये काम करना है। किसी को सब्जी लेके आना है घर से, मतलब बाज़ार से, कोई खाना बनाएगा, कोई बाहर का काम देखेगा। सो वो मल्टी सेलुलर टास्क, मल्टी टास्किंग हो गया कि हमने सबको अलग अलग काम दे दिया, वो काम कर रहा है, ठीक है। बट सिंगल सेल है, घर में एक जना है तो वो सारे काम एक ही करेगा, है ना। तो वो चीज़ समझ लो। रिप्रोडक्शन, अगर हम डिवीज़न ऑफ लेबर नॉट परफॉर्म नहीं होता, एक मिनट इसको मैं करती हूँ। हाँ,
ठीक है, सेल्स स्पेसिफाई टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, तो वो अलग अलग काम करते हैं। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सेम सिंगल सेल ही इन्वॉल्व होगी, वही रिप्रोड्यूस करेगी। स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, बट मल्टी सेलुलर में ये याद रखिएगा कि मल्टी सेलुलर में आपको स्पेशलाइज सेल्स मिलेंगी, आपको जर्म सेल्स मिलती हैं। आपको पता है मेल्स में गोनैड्स होते हैं, मेल्स में ओवम होते हैं, फीमेल में सॉरी मैं उस उल्टा बोल गई, मेल्स में स्पर्म्स होते हैं एंड फीमेल में ओवम होते हैं, देन दे रिप्रोड्यूस एंड मेक अ जायगॉट, उससे एक जायगॉट बनता है, फर्टिलाइज करते हैं, तो वो मल्टी सेलुलर हो गया अलग, उनके अंदर जर्म सेल्स कहलाती हैं वो, ठीक है। लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है सिंगल सेल्स का, और मल्टी सेलुलर का लाइफ स्पैन जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर का लाइफ स्पैन जो होता है वो कैसा होगा, वो होगा बड़ा, ठीक है। ये याद तो मुझे आई होप आपको समझ में आ गई हो कि सिंगल सेल, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है। मैं एक बार बहुत इजीली वे में बता देती हूँ। यूनी का मतलब एक सेल का होता है, मल्टी का मतलब बहुत सारे सेल्स मिलके बने होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, समझ में आ रहा होगा। फंक्शंस क्या हैं इसके, कि जो एक सेल परफॉर्म कर, जहाँ मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल्स अलग अलग काम कर रही हैं, वहाँ यूनिसेलुलर में सिंगल एक सेल काम कर रहा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होगा वो भी एक सिंगल सेल करेगा, बट मल्टी सेलुलर में रिप्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स होती हैं वो अलग होती है, वो जर्म सेल्स कहलाती हैं, जो मैंने आपको भी बताया। लाइफ स्पैन यूनिसेलुलर का शॉर्ट होता है और मल्टी सेलुलर का लॉन्ग होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट माई पॉइंट। अब हम पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर कि हमने क्या कर दिया, सेल्स को प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या करा, डिफ्रेंशिएट कर दिया, कि ऑर्गेनिजम्स में भी प्रोकैरियोटिक होती हैं, कुछ यूकैरियोटिक होती हैं। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो बहुत कम हो, मतलब साइज़ उनका छोटा होता है, एंड यूकैरियोटिक में साइज़ लंबा होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है, और 1 से 100 माइक्रोमीटर तक यूकैरियोटिक में होता है। सेल वॉल जो होती है, अब यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियर रीजन यानी कि न्यूक्लियोटॉइड नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि मतलब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, बट यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, ठीक है। वो क्या होगा, वो कवर्ड होगा, ये याद रखना है आपको कि वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक भी पूर्ण विकसित नहीं होता, ठीक है, अब मतलब पूर्ण ज़्यादा वो विकसित नहीं होगा। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे यूनि प्रोकैरियोटिक में, और मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, एक से ज़्यादा होंगे। न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है, बट न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ये एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियोलस, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा। मेम्ब्रेन बाउंड बाय ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ऑर्गेनल्स मतलब जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, ईआर हैं, ये सब नहीं प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, बट दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। एंड सेल डिवीज़न बाय फ्यूजन और बर्डिंग होता है, ठीक है, फ्यूजन के द्वारा होता है, बट सेल डिवीज़न इसमें जो होता है वो माइटोसिस एंड म्यूसिस होता है, मतलब हम पढ़ेंगे माइटोसिस म्यूसिस क्या होता है, एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं, फिर 4 बनती हैं, बट रिप्रोडक्शन में वो हाफ हो जाती है, ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, बट आप इतना ध्यान रखिए कि क्या क्या होते हैं। पहला तो ये कि बहुत छोटा साइज़ होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और यूकैरियोटिक में बड़े होते हैं, ठीक है, साइज़ जो होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियस जो होता है वो मतलब न्यूक्लियर जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, ठीक है, और उसमें न्यूक्लियस भी कम विकसित होगा, ठीक है, और जो क्रोमोसोम है वो 1 पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक में, बट यूकैरियोटिक में 1 से ज़्यादा होंगे। क्लोरोप्लास्ट, अगर आपसे पूछे कि ऑर्गेनल्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स कह रही हूँ, आपके गोल्जी बॉडीज़, ये सब नहीं प्रेजेंट होते, बट यूकैरियोटिक में होते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस।
ये देखो आपको सेल विजिबल्स हो रही है, ये आपकी प्लांट सेल है, ये प्लांट है, ये एनिमल सेल दिखाई गई है। प्लांट सेल में ये आपको दिख रही है सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ये आपको पूरा ये दिखाया गया है, ये आप देखिए अच्छे से विजिबल होगा आपको। अब देखिए हम सेल्स शेप के बारे में देखते हैं, सेल शेप देख लेते हैं हम। देखो, सेल्स आर वेरिएबल शेप एंड साइजेस, their shape is according to the function. Generally cells are spherical but they may be elongated, nerve cell, branched, pigmented, dichotic, discoidal, spindle shaped like muscle cells। ठीक है, तो अलग अलग शेप में होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है ना वो PPLO होती है, ठीक है, और लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो नर्व सेल्स होती है, 1 मीटर तक होती है नर्व सेल्स। तो ये एक याद रखिएगा कि लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, ठीक है। शेप आपको बताए दिए हैं, ये आपको स्क्वामस एपिथेलियम दिखाया हुआ है, ये सारे प्रेजेंट होते हैं अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग जगहों पे मिलेंगी आपको ये आपको ब्लड सेल्स के बारे में दिखाया है, ब्लड वाइट सेल्स जो दिखाई गई हैं। सो ये आपकी नर्व सेल्स सबसे लॉन्ग सेल्स भी हो सकती है, ठीक है। फिर सेल की शेप वेरी करती है, ठीक है, फ्लैट हो, क्यूबॉइड भी हो सकती है, कॉलमिनल हो सकती है, डिस्क्वाइड भी हो सकती है, रोड शेप्ड हो सकती है, ठीक है, इन सब का हो सकता है। और जो उसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो वो 0.2 माइक्रोन से 5.5 माइक्रोन तक होती है। और सबसे बड़ा अगर आपका पूछे सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग का अंडा होता है 15, सबसे बड़ा अगर पूछे, लॉन्गेस्ट नहीं कह रही हूँ मैं, बड़ा पूछ रही हूँ, तो वो आपको शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का एग जो होगा ना वो आपको होगा, ऑस्ट्रिच का एग आपको मिल जाएगा बड़ा, ठीक है। ये आपको सेल साइज दिखा दिया है। सेल साइज इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सम्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विजिबल एंड नेक्ड आइज भी होते हैं, 0.2 mm से 18 सेंटीमीटर तक इसे दे रखा है। साइज़ टिपिकली सेल्स इन मल्टी सेलुलर रेंजेस अलग अलग साइज़ के होते हैं, जब वो डिपेंड्स करता है कैसे ऑर्गेन। देखिए जिस पॉइंट की मैं अभी बात कर रही थी, लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग है 15 सेंटीमीटर, यही बताया था मैंने। लॉन्गेस्ट सेल जो आपकी मिलेगी वो नर्व सेल्स है, अप टू 1 मीटर हो सकती है। स्मॉलेस्ट सेल है PPLO, माइकोप्लाज्मा होता है। और ह्यूमन एग 0.1 mm डायमीटर होता है। सो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पर बता चुकी हूँ। अब ये आपका आ जाता है कंपोनेंट्स। Components of cells. There is a occurrence of division of labor within a cells. They all got certain specific components called cell organelles. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, और न्यूक्लियस बैंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, साइटोप्लाज्म घिरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये हम पढ़ेंगे अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए ये आपको दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें प्रोटीन्स दिखाई गई हैं, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन्स उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, ये आपको पता होगा, इसके बारे में अभी भी पढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। आप ये याद रखिएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्लांट में सेल मेम्ब्रेन होती है या नहीं होती है, ठीक है। इट इज़ लाइनिंग लिमिटेड बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सराउंडिंग। कि ये साइटोप्लाज्म, मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे एक साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म, तो ये बाहर वाले एनवायरनमेंट से इसको अलग करती है, ठीक है, ये क्या करती है, अलग करने का काम करती है। इट इज़ फाउंड बोथ इन प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स। यहीं आपको इसका आंसर मिल गया, मैंने आपसे यही पूछा था कि प्लांट सेल में होती है, पर प्लांट सेल कवर किससे होती है, सेल मेम्ब्रेन उसमें कवर किससे होती है, ये आप याद रखिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि प्लांट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन है बाहर की, वो किससे कवर होती है।
It is outermost covering of cell in the case of animal and lies between below the cell wall in the case of plant. ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई प्लांट एनिमल में और इनर मोस्ट हो गई प्लांट में. It is made up of proteins and lipid where proteins are sandwiched. मी सैंडविच का मतलब ये नहीं कि आप सैंडविच खाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ. ये लिपिड्स आपको दिखाए हुए हैं और इसके अंदर आपको जो होंगे वो प्रोटीन्स एम्बेडेड होंगे और इसमें आपको कहीं कहीं पर कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे. ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक हेड और टेल दिखाए गए हैं. ये देखो, ये मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, एक मिनट. ये ऐसे होता है. ये लिपिड्स मैंने आपको दिखाए हैं, डबल लेयर लिपिड होते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको ये. और इसमें कहीं कहीं पर ना मैं कलर चेंज करके दिखा देती हूँ. यहाँ ऐसे करके जो होते हैं और यहाँ पे जो होंगे ना प्रोटीन्स इसके अंदर एम्बेडेड होंगे. ठीक है, प्रोटीन्स इसके अंदर एम्बेडेड होंगे. ये आपको जो टेल दिखाई गई है ये हाइड्रोफिलिक एंड ये हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक हेड हो गया. ठीक है, इसके अंदर आपको प्रोटीन्स मिलेंगे. ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड हो गया और हाइड्रोफोबिक टेल हो गई. ठीक है, ये ऐसे होते हैं, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है ये. आई होप आपको समझ में आ गया हो ये कैसे बना हुआ है ये स्ट्रक्चर. Between bilayer lipids, let me check. Plasma membrane is selectively permeable in nature. Means जो ये plasma membrane है ये किसी चीज़ को ही अंदर नहीं दे सकती है, तो ये selectively permeable है. Sorry, permits that the entry and access to the some materials in the out of the cell. Singer and Nicholson gave the fluid mosaic model. किसने दिया था ये याद रखिएगा, सिंगल एंड निकोलसन ने. ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चंस पेपर में कि किसने ये मॉडल दिया था, तो सिंगल एंड निकोलसन ने दिया था. यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है अभी बनवा कर दिखाई है मैंने आपको. एक बार मैं फिर से अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ. ये देखिए, ये इस टाइप से होते हैं. ये थोड़ा दूर हो गया है बट आप समझ लेना. ठीक है, इस टाइप ये हो गए लिपिड्स. बाई लेयर होते हैं लिपिड्स और अंदर की यहाँ पे ऐसे प्रोटीन्स कहीं कहीं पे बाहर भी होते हैं, कहीं अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं. सो ये समझने वाली बात है आपकी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम वर्क पूछे तो वर्क क्या है, ये बात है. इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल. कि बाहर से जाने वाले मतलब मटेरियल्स को अंदर और भेजने के लिए काम करती एक समझ लो एक गार्ड की तरह है ये. ठीक है, जैसे दरवाज़ा होता है ना कि कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा, सो वो चीज़ का काम कर रही है. सिल आप किसी ऑफिसर को देखिए और उनका ऑफिस कोई सिलेक्टिवली कोई जा सकता है ना, कोई इंटरव्यू लेने आए, कोई उनका अपॉइंटमेंट है तो वो ही अंदर आ सकता है. सो ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी काम होता है. इट हेल्प्स टू मेंटेनिंग डिस्टिनी कंपोजिशन ऑफ द सेल. ठीक है, और ये आगे का हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी. ये ट्रांसपोर्टेशंस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब क्या होता है. ठीक है, आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को. थैंक यू.